हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वक्फ कानून को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें कई सारे प्रश्न होंगे, जिसमें से पहला है कि वक्फ कानून अधिनियम 2025 क्या है, जो कुछ दिन पहले सरकार ने लाया था। दूसरी बात, इस कानून को किन आधार पर चुनौती दी गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न। तीसरा, किन प्रावधानों पर अदालत ने रोक लगा दी है। तीसरा, अल्पसंख्यकों और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, एक एक करके आगे चलते हैं। सबसे पहले एसेंस देख लेते हैं, इस पूरे आर्टिकल का सार क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को वक्फ कानून अधिनियम 2025 के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगा दी, जिसमें से 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की आवश्यकता, वक्फ संपत्ति के स्वामित्व का निर्णय लेने के लिए जिला कलेक्टर की शक्तियाँ और वक्फ बोर्डों और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व सीमाएं शामिल हैं। यानी कि इन चीज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो भी प्रावधान अभी लागू हैं उनमें से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों की मान्यता समाप्त करना, केंद्रीय डिजिटल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है तथा वक्फ भूमि पर परिसीमा अधिनियम को लागू करना शामिल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इन आदेश का उद्देश्य संपत्ति के अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। चूँकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये मेन फंक्शन है, तो विवादों की न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करना और कार्यकारी को रोकना है, जबकि 2025 अधिनियम पर अंतिम निर्णय अभी लंबित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अब तक की कहानी देख लेते हैं, क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को वक्फ अधिनियम 2025 को पूरी तरह से देख भाई। आपको आर्टिकल पढ़ने से क्या होता है, आप आर्टिकल पढ़ने से आपको वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, आपको एक फ्लो मिलता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आप आर्टिकल्स पढ़िए, या आपको एक गहरी समझ मिलती है, गहरी। ठीक है, अगर हम आपको इसके कुछ पॉइंट्स निकाल के समझा देते तो शायद आप बस उनको सुन लेते। चूँकि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं मेरे साथ भी, आप उसको समझ सकते हैं। आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिलती है जो आपको सीधे प्रीलिम्स में, मेंस में आंसर राइटिंग लिखने में और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकती है। सो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 15 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को पूरी तरह से निलंबित करने से इनकार कर दिया। यानी कि जो वक्फ अधिनियम है उसको पूरी तरह से निलंबित नहीं किया है, लेकिन उसके कुछ प्रावधानों को किया है। आगे चलते हैं। लेकिन आगे की न्यायिक जांच तथा कुछ विवादास्पद प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति AG मशीह की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा किए गए अंतरिम आदेश ने उन प्रावधानों के प्रवर्तन पर रोक लगा दी है जो जिला कलेक्टर को एक तरफा या निर्णय लेने का अधिकार देते थे कि वक्फ के रूप में दावा की गई संपत्ति सरकार की है या नहीं। पहला यही है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दूसरा, और उस खंड पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि केवल एक वैध संपत्ति स्वामी जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, औपचारिक विलेख के माध्यम से वक्फ स्थापित कर सकता है। दूसरा ये है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। इसने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों से नियुक्त किए जा सकने वाले गैर मुस्लिमों की संख्या भी सीमित कर दी है। यानी कि ये तीसरा इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने इन 3 चीज़ों पर रोक लगाई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि इन चुनौतियों में क्या शामिल था। ठीक है, इस्लामिक कानून के तहत वक्फ जो है एक धर्मार्थ निधि है, यानी कि धर्म की निधि है। उसे धर्म से जोड़कर देखते हैं, जिसके माध्यम से संपत्ति धार्मिक या परोपकारिक उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। ठीक है, 1995 के वक्फ अधिनियम 1995 अधिनियम में संशोधन के रूप में अप्रैल में सरकार ने अधिसूचित 2025 के इस कानून को सरकार ने इन संपत्तियों के प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक व्यापक सुधार के रूप में प्रस्तुत किया है। अप्रैल में ऐसा किया था सरकार ने। हालांकि आलोचकों ने इसे धार्मिक संस्थानों पर राज्य के नियंत्रण का विस्तार करने का एक प्रयास बताया है। ठीक, इस साल की शुरुआत में कई याचिकाकर्ताओं ने इस कानून को इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मुस्लिम समुदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के मौलिक अधिकार के उल्लंघन करता है। ठीक है, याचिकाकर्ताओं में जो MIM है, जो जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और राजद सांसद मनोज कुमार झा जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे। साथ ही YSR कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे पार्टियां भी शामिल थीं। ठीक है, ये वो पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि वक्फ बनाने से पहले किसी व्यक्ति के
लिए कम से कम 5 साल तक धार्मिक रूप से सक्रिय मुसलमान होना अनिवार्य करना मनमाना है। उनका ये तर्क था। दूसरा और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। उन्होंने स्वामित्व विवादों का निपटारा करने का अधिकार जिला कलेक्टर को देने का विरोध किया है और यह कहते हुए प्रश्न केवल दीवानी मामलों और दीवानी अदालतों और न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। चुनौती का एक अन्य आधार वक्फ बोर्डों और परिषद के गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का निर्णय, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, था, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने के अधिकार का उल्लंघन करता है। देख लीजिए, 2 आर्टिकल्स आए हैं, आर्टिकल 26 आया है, आर्टिकल 29 आया है। हालांकि आर्टिकल 25 भी इसमें शामिल है, आर्टिकल 29 भी इसमें शामिल है। तो ये आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इसको बेस बना के। तो कानून का बचाव करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी है कि ये संशोधन वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि संपत्तियों के विकेंद्रीकरण, पंजीकरण की व्यवस्था स्थापित करने और प्रारंभिक जांच के अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपने से मुकदमेबाजी कम होगी और न्यायाधिकरणों पर भार कम होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना समावेशिता और निगरानी के सिद्धांतों के अनुरूप है, जबकि 5 साल की प्रैक्टिस की आवश्यकता का उद्देश्य धर्मांतरण के अवसरवादी दावों को रोकना है। सरकार का ये तर्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वे कौन से प्रावधान हैं जिन पे रोक लगा दी गई है बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अपने 180 पृष्ठों के आदेश में न्यायालय ने कानूनी संवैधानिकता की धारणा को बरकरार रखा, लेकिन आगाह किया कि बिना किसी सुरक्षा उपाय को इसे पूरी तरह से लागू करने से संपत्ति के अधिकारों पर गंभीर परिणाम पड़ सकते हैं। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। इसलिए न्यायालय ने कुछ विवादास्पद प्रावधानों को रोक लगा दी है और स्पष्ट किया कि ये संवैधानिक चुनौती पर अंतिम निर्णय आने तक केवल अंतरिम निर्देश हैं। ये केवल अंतरिम निर्देश हैं जब तक कि निर्णय न आए। न्यायालय ने संशोधित कानून की धारा 3C को निलंबित कर दिया है। ठीक है, जो कलेक्टर को यह जांच करने का अधिकार देती थी कि क्या वक्फ के रूप में दावा की गई संपत्ति वास्तव में सरकारी भूमि है और तदनुसार राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन कर सकती थी। इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अवैध घोषित कर दिया है। न्यायालय ने उस धारा को भी निरस्त कर दिया जो जांच शुरू होती ही संपत्ति का वक्फ दर्जा स्वतः समाप्त कर देती थी। ठीक है, इसको भी समाप्त कर दिया है। दूसरा, न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मनमाना करार दिया है और कहा है कि स्वामित्व के प्रश्नों का निर्णय न्यायिक या अर्धन्यायिक निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। हितों के संतुलन के लिए न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यवाही लंबित रहने तक वक्फ संपत्तियों से बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन मुलतवियों का या संरक्षकों को विवादित संपत्तियों में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से तब तक रोक दिया गया है जब तक वो वक्फ अधिनियमों या उच्च न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन इसमें रोक लगा दी है। ठीक है, और अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुसूचित जनजातियों को जमीन या केंद्र या राज्य के कानूनों के तहत संरक्षित स्मारकों के रूप में अधिसूचित जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। अदालत ने आदिवासियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और विरासत स्थलों के लिए संवैधानिक संरक्षण का हवाला दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 नागरिकों को संरक्षित स्मारकों के रूप में सूचित करने में अधिसूचित क्षेत्रों में अपनी पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को जारी रखने की अनुमति देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2025 के अधिनियम ने वक्फ परिभाषा में संशोधन करके इसे कम से कम 5 वर्षों के इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति तक सीमित कर दिया था। ठीक है, याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी और तर्क दिया कि यह कार्यकारी अधिकारियों को नागरिकों की धार्मिकता पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। हालांकि पीठ ने इस प्रावधान को रद्द करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वक्फ संपत्तियों के संभावित दुरुपयोग को बढ़ाने या रोकने के उपाय के रूप में उचित ठहराया जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इसको निरस्त नहीं किया है, यह भी लागू है। पीठ ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय के बाहर के किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल वक्फ अधिनियम के संरक्षण का लाभ उठाकर लेनदारों को हराने और एक विश्वसनीय समर्पण के आड़ में कानून से बचने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ ही न्यायालय ने यह माना कि वर्तमान में स्थापित
करने की कोई प्रक्रिया मौजूद नहीं है और कोई व्यक्ति 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है या नहीं, इसलिए अदालत ने इस प्रावधान के लागू होने तक, जब तक कि केंद्र सरकार अधिनियम के तहत नियम नहीं बना लेती, इस प्रावधान को निलंबित कर दिया है। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि यह आवश्यकता तभी लागू होती होगी जब ऐसी व्यवस्था लागू हो जाएगी। ठीक है। पीठ ने संबंधित आवश्यकता को भी बरकरार रखा है कि केवल वक्फ बनाने वाले व्यक्ति के स्वामित्व वाली संपत्ति ही समर्पित की जा सकती है। पीठ ने यह भी कहा है कि शास्त्रीय इस्लामी न्यायशास्त्र और दान के सिद्धांत दोनों ही किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान करने की आवश्यकता रखते हैं, दूसरों को नहीं। ठीक है। याचिकाकर्ताओं ने 2025 के कानून के उन प्रावधानों का कड़ा विरोध किया जिसमें गैर मुस्लिम बोर्ड, वक्फ बोर्डों और केंद्रीय वक्फ परिषद में सेवा देने की अनुमति दी गई थी। उनका तर्क था कि समुदाय के अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन के संवैधानिक अधिकार का हनन करता है। इन चिंताओं का समाधान करते हुए अदालत ने कहा है कि इस तरह की भागीदारी सीमित होनी चाहिए। उसने निर्देश दिया कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत 22 सदस्यीय सलाहकार निकाय केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं होंगे, यानी कि 4 तक सीमित कर दिया है। इसी तरह राज्य वक्फ बोर्डों में, जिनमें 11 सदस्य होते हैं, में भी 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा तय की गई है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर 4 और केंद्रीय स्तर पर 3। ठीक। अदालत ने यह भी कहा कि संशोधन कानून में यह अनिवार्यता हटा दी गई है कि वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लिम होना चाहिए, यानी कि जो मेन अधिकारी है वो मुस्लिम और हिंदू दोनों हो सकता है। ठीक। तदनुसार यह सुझाव दिया जाता है कि वक्फ संस्थाओं के धार्मिक स्वरूप को देखते हुए यह अधिमान्यता समुदाय के किसी सदस्य द्वारा ही धारण किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि वे कौन से प्रावधान हैं जो अभी भी लागू रहेंगे। न्यायालय ने सरकार के इस तर्क पर भरोसा करते हुए कुछ प्रमुख प्रावधानों को लागू रहने दिया है। ये प्रावधान वक्फ निधियों के प्रबंधन और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं ने उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत को हटाने का विरोध किया, जिसके तहत मुस्लिम धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल की गई भूमि को औपचारिक पंजीकरण के बिना वक्फ माना जा सकता था। उन्होंने तर्क दिया कि इस सिद्धांत को खत्म करना वक्फ न्यायशास्त्र के मूल पर ही प्रहार है। ठीक है। हालांकि अदालत ने इस प्रावधान के भावी प्रभाव को निलंबित करने से इनकार कर दिया है और यह देखते हुए कि इस सिद्धांत का अक्सर सरकारी भूमि के बड़े हिस्से को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए दुरुपयोग किया गया है। अदालत ने कहा है कि हमारा यह भी मानना है कि अगर 2025 में विधायिका को पता चलता है कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की अवधारणा के कारण बड़ी संख्या में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है और इस खतरे को रोकने के लिए उक्त प्रावधान को हटाने के लिए कदम उठाती है, तो उक्त संशोधन को प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीशों ने 2022 के एक फैसले को भी याद दिलाया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली हजारों एकड़ भूमि को वक्फ घोषित करने की मांग की गई थी। ठीक है। न्यायालय ने वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय डिजिटल पोर्टल पर पंजीकृत करने की आवश्यकता को भी बरकरार रखा। यह तर्क देते हुए कि यह पारदर्शिता ठीक है के लिए आवश्यक है और यह भी कहा है कि इस तरह के पंजीकरण की आवश्यकता 1923 के कानून के द्वारा है। अदालत ने वक्फ संपत्तियों पर परिसीमा अधिनियम 1963 के लागू होने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि यह कानून सभी संपत्तियों पर समान रूप से लागू होता है। 1995 के अधिनियम के तहत वक्फ भूमि को छूट दी गई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड अधिनियम की 12 साल की परिसीमा अवधि से बढ़े बिना अतिक्रमित संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते थे। तो ये वो प्रावधान है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी बनाए रखा है, उसको निलंबित नहीं किया है। बढ़ते हैं आगे। लास्ट पॉइंट है कि इसके क्या निहितार्थ हैं। पटना स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति और जाने माने शिक्षाविद फैजाना मुस्तफ़ा ने द हिंदू को बताया है कि ये द हिंदू आर्टिकल है, इसलिए द हिंदू को बताया है कि अंतरिम आदेश को बहुत ज़्यादा पढ़ना जल्दबाजी होगी क्योंकि गुण दोष फैलाना अभी भी आना बाकी है। उन्होंने कहा कि अदालत कुछ और समस्याग्रस्त प्रावधानों को रद्द कर सकती है या उन प्रावधानों को बरकरार रख सकती है जिन्हें उसने अभी बरकरार रखा है। ठीक है। इस्लाम का पालन करने की 5 साल की अनिवार्यता को संवैधानिक रूप से संदिग्ध मानने से अदालत के इनकार पर डॉक्टर मुस्तफ़ा ने कहा कि यह प्रावधान राज्य के अधिकारियों को किसी व्यक्ति की धार्मिकता का न्याय करने का प्रभावी अधिकार देता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक बार जब कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपना लेता है तो उसे धार्मिक समर्पण के अधिकार सहित सभी संबंधित अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, चाहे किसी ने कल ही इस धर्म को स्वीकार किया हो या उसने जन्म लिया हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संपत्ति के अधिकारों में इस तरह की चेतावनी लागू करने से केवल निजी धार्मिक विकल्पों पर ही नियंत्रण स्थापित होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का आर्टिकल। हालांकि एक लाइन और है। हालांकि उन्होंने न्यायालय के इस निष्कर्ष का स्वागत किया कि कार्यकारी अधिकारियों को स्वामित्व के प्रश्नों पर निर्णय करने की शक्ति प्रदान करना है, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। ठीक, तो हमने आज का आर्टिकल देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह कानून को कैसे प्रभावित करता है। सो धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़। ओके, सो ये रहा हमारा आज का